बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरिट एंड मेरिट कोचिंग सेंटर है, इसके हम प्रीलिम का पेपर फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, पहले एमसीक्यू के अंदर वो हमसे कह रहा है कि द पावर ऑफ टाइम इन द डायमेंशन ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमने क्या करना है, रेट ऑफ डूइंग वर्क की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है और फिर हमने देख लेना है उसमें पावर का हमारे पास जो है वो टाइम जो है उस पर पावर कितनी है हमारे पास। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को मेरा ख्याल है पावर कहते हैं। सो पावर जो है वो हमारे पास होता है जूल पर सेकंड, और जूल जो है वो होता है न्यूटन मीटर और सेकंड इज एस। ठीक है, सो न्यूटन की डायमेंशन हमारे पास होती है mlt-2 और लेंथ की यानी मीटर की डायमेंशन होती है l और सेकंड का होता है हमारे पास t। राइट, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जनाब, नीचे लिख देते हैं इसको। ये हो जाएगा m और l मल्टीप्लाई बाय l, दिस बिकम l स्क्वायर और t की पावर -2 था, ये t + 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, सो -3। सो वो कह रहा है द पावर ऑफ द टाइम, टाइम की जो पावर है वो कितनी है मेरे पास, -3 है। ठीक है, सो मेरा जो जवाब होगा वो ये ऑप्शन डी बना, ये ऑप्शन डी। ठीक है, -3। नेक्स्ट में हमें वो कह रहा है कि इफ a हमारे पास है 3 2 3 और b है मेरे पास 1 p3, तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ये भी वो हमसे कह रहा है। सो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द p, तो p क्या होगा, एक्चुअली ये किसी वेक्टर को लिखने का एक तरीका है जो उसने हमें दिया हुआ है। सो मैं इसको बता देता हूँ, ये जो वेक्टर a है मैं इसको लिख देता हूँ, ये जो शुरू में उसने लिखा ना 3 2 3, तो 3 के साथ i कैप, 2 के साथ j कैप, फिर 3 के साथ k कैप, ये है हमारे पास। और b हमारे पास है 1 p3, 1 p और 3, समझ आई, i j और k कैप इनके साथ लिख दिया। a डॉट b 0 है, तो a डॉट b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है। तो अभी हम कर लेते हैं, वेक्टर a हमारे पास कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर डॉट लिखा है तो आप डॉट लगाइए। वेक्टर b है तो वेक्टर b लिखिए, i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप और इज इक्वल टू 0। राइट, अब डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, i को i से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3 वाले को 1 से किया तो 3 1 जा मेरे पास हो जाएगा 3 और ये i खत्म हो जाता है। ये आपको पता होगा डॉट के न्यूमेरिकल आप लोगों ने किए होंगे। फिर यहाँ j के साथ 2 लिखा है और यहाँ j के साथ p लिखा है, तो 2 को p से मल्टीप्लाई करें तो दिस बिकम 2p और फिर प्लस 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 और k वाले नंबर को k वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया। तो मुझे बताएं 9 मैं 3 डालें तो 12 होता है और 12 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -6। सो -6 इज माय आंसर। सो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो -6 हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 3 में वो कह रहा है इफ ए पेंडुलम इज इन डाउनवर्ड मोशन फेज, पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम ही होगा, यस, और वो नीचे आ रहा है। ठीक है, सो इस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, हम जानते हैं कि मेन पोजीशन लोवेस्ट पॉइंट यानी जहां से मोशन जहां पर पेंडुलम था शुरू में वो जगह होती है जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ये हमने याद किया हुआ है। सो हमारे पास वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी, पॉइंट ऑफ रिलीज नहीं, लोवेस्ट पॉइंट। द आंसर इज यस, द लोवेस्ट पॉइंट। ओके, नंबर 4 में हमसे कह रहा है हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर, द मैक्सिमम रेंज रीच बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, हाइट उसकी 100 मीटर है तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी। सो हमें मैक्सिमम रेंज के टाइम पे, रेंज मैक्सिमम एट मैक्स रेंज, मैक्सिमम रेंज के वक्त याद रखिएगा जो रेंज होती है वो 4 टाइम्स दी हाइट होती है। पहले भी एक एमसीक्यू में मैंने बात की है। सो उसने हमें दिया है हाइट हमें दी हुई है उसने कितना, 100, तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें 400 मीटर, दैट विल बी द रेंज। सो मेरा जो आंसर है वो है मेरे पास 400, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 में कह रहा है इफ f की वैल्यू दी है, मोमेंट आर्म दिया हुआ है, देन द वर्क डन प्रोड्यूस विल बी, तो जो वर्क प्रोड्यूस होगा कितना होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि आमतौर पे फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात होती है जब हम वर्क की बात करते हैं, लेकिन उसने ट्रिकी काम किया, उसने बजाय डिस्प्लेसमेंट कहने के उसने फोर्स आर्म कह दिया। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि टॉर्क और वर्क ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन इन दोनों की फिजिकल मीनिंग बहुत डिफरेंट है। मेरे कहने का मतलब है जो वर्क होता है वो भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
और जो टॉर्क होता है वो भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों सेम है। लेकिन ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क में डॉट आ जाता है और इसमें हमारे पास क्रॉस आ जाता है क्योंकि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो D है, D तो सेम है ना, तो टॉर्क में जिसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म कहते हैं या फोर्स आर्म कहते हैं, यही नाम उसने वर्क वाले में यूज कर दिया ताकि आप हो जाए कंफ्यूज। तो एक्चुअली D की वैल्यू दी हुई है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो वर्क कैलकुलेट करना कोई इशू नहीं है। हम जानते हैं कि वर्क इज F डॉट D या S कह लें। सो F मेरे पास कितना गिवन है, 3 - 3 1, दिस इज 3 - 3 एंड 1। डॉट के बाद जो D है मेरे पास या मोमेंट आर्म वो कितना है, 4 9 एंड 5, 4 9 एंड 5, ठीक है। सो अब हम इनको डॉट कर लेते हैं। वही बात है कि डॉट प्रोडक्ट में I को I से मल्टीप्लाई करें, J को J से और K को K से। तो 3 4 मेरे पास हो जाएगा 12, माइनस प्लस माइनस, 3 9 27 प्लस 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 और 1 5 5, तो 12 प्लस 5, तो 12 और 5 करें तो ये कितना हो जाएगा 17, तो माइनस का 27 प्लस का 17, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 और साथ में क्या होगा जूल। तो अगर आप आंसर देखें तो आपको आंसर पे नजर आएगा कि आपको इस किस्म की चीज नजर नहीं आ रही। जो जूल वाला है उसके साथ 5 लिखा हुआ है, लेकिन जो -10 वाला है उसके साथ न्यूटन मीटर है। तो क्या हम ये बात जानते हैं कि जो जूल होता है वो न्यूटन मीटर ही तो होता है, न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। सो -10 न्यूटन मीटर ये जो है ये मेरा आंसर है। सो मैं इसको मार्क कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट वन। इस एमसीक्यू के अंदर वो कह रहा है 1 हॉर्स पावर हम जानते हैं 746 वॉट, तो लिखा हुआ नजर आ गया हमें 746 वॉट, दिस इज माय आंसर। और इसके जो बाकी ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, मैं अभी दिखा रहा हूं, देखिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 3.6 × 6 वॉट नहीं होता, 550 वॉट नहीं होता। 550 हमें मालूम है फीट पाउंड पर सेकंड होता है, वॉट में नहीं होता 550, ठीक है। सो ये ख्याल करना है आपने इसके अंदर। नंबर 7 वो हमसे कह रहा है कि द डिफेक्ट इन न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, न्यूटन फॉर्मूला जो स्पीड ऑफ साउंड था उसमें डिफेक्ट को करेक्ट किया लैपलास ने। ही अज्यूम्ड एज द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, साउंड की प्रोपेगेशन कौन से फिनोमेना पे हो रही है, हम जानते हैं एडियाबैटिक के ऊपर हो रही है। सो एडियाबैटिक इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 8। माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर में वी मेक मेजरमेंट, मेजरमेंट बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस करती है सारी मेजरमेंट, सिर्फ डार्क फ्रिंजेस के ऊपर या सिर्फ ब्राइट फ्रिंज को काउंट करते हैं हम, या ऑल फ्रिंजेस काउंट। तो आपने देखा होगा ऐसी कोई बात नहीं करते हैं, तमाम फ्रिंजेस को काउंट करते हैं। सो हमारा ऑप्शन है ऑल फ्रिंज काउंट। ओके, नेक्स्ट वन कह रहा है हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं इसको, न्यूमेरिकल बेस है ये। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हाइट HO हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस इज, इमेज डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं Q, वो हमारे पास क्या है, इज ट्वाइस, डबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के 2p। ओके, हाइट ऑफ इमेज HI हमारे पास विल बी क्या होगा, हम जानते हैं कि HI अपॉन H0 बराबर होता है Q अपॉन P के, ये लीनियर मैग्निफिकेशन में हम पढ़ते हैं। सो Q की वैल्यू है 2p, तो Q की जगह पे मैंने लिख दिया 2p और ये P एज इट इज। HI मुझे मालूम करना है, H0 मेरे पास है 4, राइट। सो P से P कैंसिल, ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, दिस बिकम 8, और चूंकि सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर इज माय आंसर। सो वो कह रहा है कि जो हमारा आंसर है क्या हो, ग्रेटर देन 4, स्मॉलर देन 4, इक्वल्स टू 4, तो इट इज ग्रेटर देन 4। ओके, नेक्स्ट वन, रिड्यूस 2 पॉइंट ये इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको रिड्यूस करें। आई बिलीव सो कि ये आप लोग कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट वाला इसको मैं छोड़ के आगे चलता हूं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूं सिग्निफिकेंट फिगर आप कर सकते हैं। कह रहा है ए क्रिकेट बॉल इज हिट विद द बैट एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज 8 न्यूटन सेकेंड। इसको भी हम लिख लेते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मुझे डेल्टा P लिखना चाहिए और वो है 8 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इफ द कोलिजन टाइम बिटवीन द बॉल एंड द बैट इज 0.01 सेकेंड, जो टाइम है वो 0.01 सेकेंड है। कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो हम जानते हैं फोर्स हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो 8 डिवाइडेड बाय 0.01, सो ये हो जाएगा 1 2 -2 और -2 +2 हो जाएगा, तो दिस बिकम 800 न्यूटन्स।
कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये 800 न्यूटन हमारा आंसर बनता है। सो दिस इज द ऑप्शन। ओके जनाब, नेक्स्ट वन हमारे पास है बॉडी थ्रोन इन एयर रिमेन इन एयर फॉर 2 सेकेंड, तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि यहाँ से एक बॉल को हमने ऐसे ऊपर की जाने फेंका और वो एक मैक्सिमम हाइट पे गई और एक लम्हे के लिए वहाँ जाके वो रुकी और उसके बाद वहाँ से वो नीचे आई और वापस आके ज़मीन पे गिर गई। इस पूरी जर्नी में जो टोटल हमें टाइम लगा वो कितना लगा, 2 सेकंड लगा। तो इसका मतलब है कि जाने और आने में 2 सेकंड लगे, तो सिर्फ जाने में कितना लगा होगा, तो ये जो जाने का टाइम है वो हमारे पास है 1 सेकंड। जब नीचे से ऊपर फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ये हमें मालूम नहीं है और वो हमें कह रहा है मालूम करके बताइए। और जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो एक लम्हे के लिए रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0, a इज इक्वल टू माइनस जी यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे से ऊपर जा रहा है ना इस कंडीशन में, तो ये मैं मालूम कर रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है। vf इज इक्वल टू vi माइनस gt, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है मेरे पास 0 और इनिशियल वेलोसिटी मैंने मालूम करनी है, माइनस gt यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का gt इज इक्वल टू vi। ओके, सो g की वैल्यू होती है हमारे पास 9.8 और टाइम है हमारे पास कितना है, टाइम 1 सेकेंड है, तो 9.8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, सो इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट वन 13, 2 projectiles of masses 30 and 300 kg were given the same initial velocity. The ratio of their maximum range, हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है उसमें जो रेंज है उसका ताल्लुक मैस के साथ नहीं है, वेलोसिटी के साथ है। इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो चाहे छोटा मैस हो या बड़ा मैस हो, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी आपने सेम दी है तो उनकी मैक्सिमम रेंज सेम होगी। तो दोनों की रेशियो अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, मतलब दोनों कैंसिल होकर 1 आंसर आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं ना। सो जो रेंज है हमारे पास m1 का और जो रेंज है m2 का वो दोनों सेम है, तो दोनों को डिवाइड करने पे आंसर हमारे पास 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट वन नंबर 14, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल हैव द डायमेंशन। जो वो कह रहा है वो लिख लें पहले, ऐसे एमसीक्यू के लिए मैं मशवरा देता हूं बच्चों को, डू एज डायरेक्टेड, जैसा कह रहा है वैसा लिख लो, खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। तो रेशियो का मतलब है मैंने डिवाइड करना है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का मतलब है फोर्स, जिसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, और एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है ना, तो मैं इसको फोर्स कह देता हूँ, ये मुझे लग रहा है ज़्यादा आसान इसी तरीके से होगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। तो क्या फोर्स हमारे पास एम ए, और ये ए नहीं होता, ए से ए कैंसिल करते हैं, हमारे पास क्या बचे एम, और m की जो डायमेंशन होती है मैस की वो कैपिटल M होती है। सो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए। सो मैं देख लेता हूँ मेरे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो देखें उसे MLT करके लिखा हुआ है, तो अगर मैं करूँगा तो m की पावर तो 1 होगी, l की पावर 0, t की पावर 0 होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि m की पावर 1 है, बाकी चीज़ें मौजूद नहीं है तो उनकी पावर 0। सो m1 l0 t0, ऑप्शन बी, दैट्स इट। नेक्स्ट वन कह रहा है इफ द masses of the two bodies are quadruple, then what must be done in order to keep force of attraction constant? So masses of the two bodies are quadruple. अगर masses को 4 गुना ज्यादा कर दिया जाए, F is equals to G m1 m2 upon r square। फोर्स हमारे पास नई फोर्स कैपिटल G, पहला मैस 4m1, दूसरा मैस 4m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं ये करता हूं तो 4 4 का कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और G m1 m2 G m1 m2 अपॉन। अब वो कह रहा है कि मैंने ये जो फोर्स है ना इसको चेंज नहीं करना, मैं चाहता हूँ ये फोर्स जो है वो सेम रहे, तो इसका मतलब ये 16 को कैंसिल होना चाहिए, और ये 16 उस सूरत में कैंसिल होगा अगर डिवाइड में भी 16 आ जाए। और डिवाइड में 16 कब आएगा, जब ये जो r है ये 4r और इस पर स्क्वायर करूं, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और ये स्क्वायर r पे आएगा तो r स्क्वायर। बात समझ में आई? तो फिर ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, मेरी फोर्स रिमेन्स द सेम होगी, लेकिन कब, जब डिस्टेंस को 4 टाइम इंक्रीज करूं। सो अब मैं इसमें ऑप्शन पढ़ लेता हूं, डिस्टेंस शुड बी रिड्यूस, नहीं, डिस्टेंस शुड बी डबल, नहीं, डिस्टेंस शुड बी रिड्यूस टू 1/4, डिस्टेंस शुड बी क्वाड्रपल। तो डिस्टेंस को भी क्वाड्रपल यानी 4 गुना बढ़ा दिया जाए। क्यों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ओके, नंबर 16
कह रहा है if a force of 100 न्यूटन पर सेकेंड displace a body 7.46 मीटर, the power output will be, मेरा ख्याल आसान से आप कर सकते हैं। तो पावर हमारे पास होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर हमारे पास है वर्क अपॉन टाइम, मेरा ख्याल ये ज़्यादा लगेगा। और वर्क जो होता है हमारे पास फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और नीचे टाइम है। तो फोर्स अपॉन टाइम, तो उसने लिखा हुआ है हमारे पास 100 न्यूटन पर सेकेंड, तो ये तो चीज़ हो गई 100 पर सेकेंड का मतलब है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है 100, तो F अपॉन टी तो हो गया 100 और डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 7.46। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर, बल्कि क्या करना है, चूंकि 2 0 है तो 0.2 डिजिट आगे चला जाएगा, 746 पावर का यूनिट वॉट। तो क्या आंसर वॉट में, नहीं एचपी में। एचपी में करने के लिए 746 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 HP। एग्रीड? सो द आंसर इज 1 HP, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन, नंबर 17, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड आर एम्पलीट्यूड यस, फ्रीक्वेंसी यस, स्पीड नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक में नहीं आती। फ्रीक्वेंसी पिच यस, लाउडनेस पिच स्पीड नो, तो बी ऑप्शन जो है वो सुटेबल मुझे लग रहा है क्योंकि ये दोनों तो आते हैं। नेक्स्ट वन 18, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी ट्रू फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये 5 जो है पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस पॉइंट्स में नहीं होगा कंस्ट्रक्टिव में, किसी भी सूरत में होल नंबर के अंदर होगा 1 0 1 2 3 करके, ठीक है। सो पाई लैम्डा पाई 3.142 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 0 फेज डिफरेंस यस, और हाफ भी नहीं हो सकता, तो 0, ठीक है, जिसपे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, 0 फेज डिफरेंस। ब्रेग्स लॉ 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, पहला वाला है हमारे पास 2d sin थीटा m लैम्डा, बिल्कुल सही पे मार्क किया, यस। Two convex lenses combined with a concave lens of the same focal length, overall focal length will be। अच्छा अब देखो ये वैसे तो लेंस कॉम्बिनेशन शामिल नहीं है हमारे रेडियो सिलेबस में, लेकिन आप जानते हैं कि अगर मैं बात करूं थ्योरी की, तो जो लेंस कॉम्बिनेशन है वो कहता है कि वो जो फोकल लेंथ है वो होती है 1/f1 1/f2, दोनों की फोकल लेंथ को ऐड करो तो फिर कंबाइंड फोकल लेंथ इस तरीके से बनती है। सो मैं अगर कहूँ कि पहला कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की भी f1 नहीं, पहले की फोकल लेंथ f है, दूसरे की फोकल लेंथ f है, और तीसरा कॉनकेव है तो कॉनकेव की फोकल लेंथ भी f है। अब ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है माइनस में लेनी है, तो ये कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ, नई फोकल लेंथ आई है f डैश, वो तो वही है जो कि पुरानी है, क्योंकि एक कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ एक कॉनकेव की फोकल लेंथ कैंसिल हो गई, एक कॉन्वेक्स ज्यादा ना, 2 कॉन्वेक्स है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए रिमेन्स सेम। नेक्स्ट वन, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम द ओवरऑल पावर ऑफ दिस सिस्टम विल बी। जब फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई है तो पावर क्या चेंज होगी, पावर क्या होता है 1/f, फोकल लेंथ का इनवर्स होता है, सो हमारी पावर भी रिमेन्स द सेम रहेगी। ओके, नंबर 22, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन ए पॉइंट एंड द रिजल्टेड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ईदर ऑफ देम। अच्छा, ये बेसिकली हमें क्या कह रहा है, ये हमसे ये कह रहा है, ये एक मशहूर किस्म का न्यूमेरिकल है वेक्टर का, ये भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं है प्लीज। वो ये है कि हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स है जो कि इन दो फोर्सेस से मिलकर बनी है F1 F2 से, और ये रिजल्टेंट फोर्स है। तो वो ये कह रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है हमारे पास और जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है F1 F2 का, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, और उसके नतीजे में जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, यानी पहली फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों को प्लस करने पे जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ये उस वक्त होता है, ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें एक डायरेक्ट आंसर है, पूरा न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं कर रहा, ये आता है 120 डिग्री। तो ये रटा है, प्लीज याद रखिएगा 120 डिग्री हमारा आंसर है। सो मैं जाता हूँ जवाब की तरफ। अच्छा, जवाब उसने रेडियन में दिया हुआ है, अभी कर लेते हैं। हम जानते हैं कि पाई रेडियन हमारे पास बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। सो 180 को अगर मैं यहाँ लाके डिवाइड कर दूँ 180 पाई अपॉन 180 रेडियन, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री के, और मेरे पास कितना डिग्री है 120, तो दोनों तरफ 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 और इधर भी 120, 0 से 0 कैंसिल, एंड मेरा ख्याल है 6 के टेबल में आएगा, 6 2 जा एंड 6 3 जा, तो 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3। सो ऑप्शन डी बनता हुआ नजर आ रहा है, 2 पाई अपॉन 3, राइट। ओके जनाब, नेक्स्ट वन है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, हमारे पास न्यूटन होता है।
सो न्यूटन इज द आंसर। नेक्स्ट वन, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड की स्पीड 0 डिग्री पे, टेम्परेचर लिखना चाहिए था उसको, मुझे नहीं मालूम उसने टेम्परेचर क्यों नहीं लिखा। टेम्परेचर 0 डिग्री पर हम कहते हैं कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है, 340 मीटर पर सेकेंड भी होती है, बट आई डोंट नो, टेम्परेचर मेंशन करना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास 25, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड कंसिडरिंग जी की वैल्यू भी 10 यूनिट्स है। ओके, द ऑब्जेक्ट विल स्टे इन एयर फॉर, कितनी देर तक हवा में रहेगा, तो नीचे से ऊपर की जाने फेंका है और 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, ठीक है। जी की वैल्यू कह रहा है 10, लोग बताओ कितनी देर तक वो रहेगा हवा में। अभी हम लोग कर लेते हैं कितनी देर तक हवा में रहेगा। सो अब मुझे बताइए, अगर एक ऑब्जेक्ट को नीचे से हम यूं ऊपर फेंक रहे हैं तो वो पहले ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एक लम्हे के लिए रुकेगा और फिर वहां से दोबारा डाउनवर्ड मोशन करके यहाँ पर आएगा, तो इस तमाम काम के दौरान वो हवा में मौजूद है। सो हम नीचे से ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है। सो वैल्यूज क्या है, नीचे से ऊपर फेंका हमने, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास उसने दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, नीचे से ऊपर जा रहा है, a इज इक्वल टू माइनस जी होता है -9.8, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऊपर पहुंच के, तो टाइम कितना है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी, वी एफ 0, वी आई है 10 माइनस जी है, वो कह रहा है जी की वैल्यू सॉरी 9.8 लिखा है, उसने कहा 10 ले लेना, 10 into t, तो इस 10 को इधर ले आया, -10 इज इक्वल टू -10t, -10 से -10 तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। एक तरफ जाने का टाइम 1 सेकेंड है, तो जाकर वापस आने का टाइम भी 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कितनी देर तक हवा में रहा, तो इस सवाल का जवाब है कि 2 सेकेंड तक वो हवा में रहा, ठीक है। 26, 400 लाइन्स पर मिलीमीटर आर ड्रॉन ग्रेटिंग पे, द ग्रेटिंग एलिमेंट कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है आप सिर्फ लिख देता हूँ, आप लोग खुद इसको कर लीजिएगा कि आपने डी कैसे निकालना है, कितने दिए 4000, तो जितनी लाइंस दी अगर मिलीमीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है और पावर -1, सेंटीमीटर हो तो 100 से, बस ये कर लेना, इससे आपका जवाब आ जाएगा जो भी आंसर निकलता है। 27, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन ऑर्डर टू गेट इट्स रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कहां पर हम रखें, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहां रखें, इसका मतलब यह है कि हमें क्या मालूम करना है, P मालूम करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट दिस रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका ट्वाइस होना चाहिए इमेज का साइज, ये वो कह रहा है। व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ हमारे पास है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अभी कर लेते हैं, देखिए क्या हम ये बात जानते हैं इस चीज से, ये एच आई इज इक्वल टू 2h0 से, कि एच आई अपॉन h0 हमारे पास बराबर होता है Q अपॉन P के। सो अगर मैं h0 को यहाँ डिवाइड कर देता हूँ तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, यानी एच आई अपॉन h0 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2 आ रही है, ठीक है। ये h0 2 के साथ मल्टीप्लाई ना, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 2 वैल्यू आ गई। सो Q अपॉन P, P यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2P, एग्रीड, ये आ गई मेरे पास Q की वैल्यू। अब मैं जानता हूँ 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। सो जनाब 1 अपॉन F कितना है 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन 2P, एग्रीड। सो 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू एलसीएम में ले लेता हूँ 2P, सो P से P कैंसिल, तो 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2P इज इक्वल टू, और 3 को 2 से किया तो 60, 2 1 एंड 2 30, तो P की वैल्यू आ रही 30 हमारे पास, एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। सो मेरा जो आंसर है वो है 30 सेंटीमीटर, ओके। 28, two forces whose magnitude are in the ratio of 3 to 5 give a resultant of 35 Newton, okay. If the angle of inclination is 60 degree, calculate the magnitude of each force। ये भी रेडियो सिलेबस में शामिल नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन 12 में दिया है तो हम जरा इसको कर लेते हैं, अगर MCQs हम लोग कर रहे हैं तो देखें, फर्ज करें कि अगर मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ कि पहली फोर्स ये रही मेरे पास F1, ठीक है, और दूसरी फोर्स ये रही मेरे पास F2, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, राइट। और ये रहा इनका मेरे पास रिजल्टेंट जिसे मैं कह रहा हूँ F, जिसकी वैल्यू इसने मुझे दी है 35 न्यूटन, एग्रीड। और मुझे इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू मालूम करनी है कि ये दोनों फोर्सेस मेरे पास कितनी हैं, जबकि वो कह रहा है कि ये जो F1 अपॉन F2 है, इनकी जो रेशो है वो उसने मुझे दी है
3/5। अब अगर आप मुझे एक चीज़ की इजाज़त दें, मैं इसके साथ कोई नंबर x और इसके साथ भी कोई नंबर x लगा लूँ तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो f1 है वो मेरे पास है 3x और जो f2 है वो मेरे पास हुआ 5x। तो f1 f2 मैं मालूम कर सकता हूँ अगर मुझे x मालूम हो जाए, क्या ख्याल है। और x मालूम करने का तरीका ये जो मैंने डायग्राम बनाई है इसको सॉल्व करना है हमने कोसाइन लॉ से। वेक्टर में हमने पढ़ाते हैं लेकिन बारह ऐसा रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। सो कोसाइन लॉ मैं लिखता हूँ अभी। अच्छा, मैं करता ही हूँ कि ये मैं तस्वीर मिटा रहता हूँ ताकि मैं अपनी जगह के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो f1 3x, f2 5x ये है मेरे पास। और अब मैं जनाब आली अगर कोसाइन लॉ लगा के इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो वो हम जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट, बल्कि रिजल्टेंट को चूंकि मैंने f लिखा है तो मैं इसको f से ही मार्क कर देता हूँ, f, ठीक है। तो ये बराबर होता है f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 एंड cos थीटा। सो f मेरे पास जो है वो है 35 इज इक्वल टू अंडर रूट मैंने लगाया, बल्कि रूट क्या करते हैं, रूट हटाते हैं, तो 35 के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, f1 मेरे पास कितना था 3x और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस f2 मेरे पास कितना था 5x, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 5x एंड cos एंगल कितना है मेरे पास 60 डिग्री। जो दोनों वेक्टर f1 और f2 के दरमियान एंगल है ना, ये 60 डिग्री ये लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा जनाब 35 स्क्वायर है मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 6 5 30 और x को x से किया x स्क्वायर एंड cos 60.5 होता है। तो मैं 0.5 से अगर 30 को मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है हमारे पास 15, ओके। अब सारे x स्क्वायर बने। सो 25 में 5 डालें तो 30 40 तो ये 49, तो ये मेरे पास हो जाएगा 49x स्क्वायर और यहाँ क्या चल रहा है मेरे पास 35, सही है। और 35 पे स्क्वायर है, सॉरी। अगर मैं 35 का स्क्वायर हटाता हूँ और दोबारा से यहाँ पे रूट लगा देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इस दफा नजर आ रहा है ये रूट से बाहर आ सकता है। 49 रूट से बाहर आके 7 और x स्क्वायर बाहर आके x हो जाएगा, तो 35 इज इक्वल टू 7x। तो x किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास 35/7, एग्रीड। तो 7 1 7 एंड 7 5 35, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब मुझे बताइएगा जो मेरा f1 था वो था 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 15 न्यूटन, एग्रीड। और f2 जो था वो मेरे पास क्या था 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 25 न्यूटन। तो एक मेरे पास आ रहा है 15 और एक आ रहा है 25। मेरा ख्याल है ये सारी कहानी समझ में आ गई, लेकिन ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है प्लीज। सो 15 एंड 25, 15 एंड 25, 15 एंड 35, 15 एंड 25। सो मुझे तो इसमें ऑप्शन 15 के साथ 35 लिखा हुआ है, जबकि मेरा 15 के साथ 25 आ रहा है, ओके। और 35 10 15 के साथ 10 नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये ऑप्शन है। लेकिन इसमें जो 35 है ये 35 नहीं होगा, ये मिस प्रिंट होगा, ये 25 होगा, आई एम डैम श्योर, राइट। नेक्स्ट वन 29। A truck of mass 30,000 kg is at rest and a ball of 1 kg hits it. उसको मारी हमने। The velocity of the ball is 60 km/h. Assume the collision to be elastic. Elastic collision की बात है। मुझे बताओ एक बॉल हो, सामने एक दीवार है, उस दीवार पे मैं बॉल मारूं तो क्या होगा, बॉल जाके दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी, जिस वेलोसिटी से जाएगी उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी, सीधी सी बात है। हाँ, जाते वक्त वेलोसिटी अगर इस तरफ थी तो वापस आते वेलोसिटी मेरी तरफ होगी, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो माइनस लगाएंगे। तो एक बड़ा ट्रक हो उसके साथ में बॉल को मारूंगा तो क्या होगा, बॉल जाके टकरा के वापस आ जाएगी। तो जाते वक्त 60 किलोमीटर तो आते वक्त भी 60 किलोमीटर/h, लेकिन आते वक्त जब डायरेक्शन चेंज हो गई है, ऑपोजिट हो गई, तो माइनस लगा दें। तो मेरा ख्याल है डायरेक्टली -60 km/h इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट वन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज यूज्ड टू डिस्प्लेस अ बॉडी इन इट्स डायरेक्शन। इफ d की वैल्यू f के बराबर है, t की वैल्यू f/4, तो p पावर क्या होगी, अभी देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं जनाब। देखिए हम ये बात जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब f की वैल्यू अगर आप देखें क्वेश्चन में, ये देखिए, तो f की वैल्यू से दी है 20, तो f की जगह मैंने लिखा 20,
मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू अगर आप देखें तो उसने लिखा है डी किसके बराबर है, एफ के बराबर है। तो एफ कितना है 20 है ना, तो डी भी कितना हुआ 20। ओके, फिर उसने टी के बारे में क्या लिखा है, वो एफ डिवाइडेड बाय 4 है। टी जो है वो एफ अपॉन 4 है, तो एफ कितना है, एफ है 20। बस ये सारी वैल्यूज लिख दी हमने। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 25 आ गया, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 80 और साथ में पावर का यूनिट वॉट, 80 वॉट। सो माय ऑप्शन इज 80 वॉट। उप्स, इसमें तो है नहीं, इसमें तो 40 वॉट है, 400 है। सो दिस इज योर आंसर, यहां पर मौजूद नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन 31। A bomb is dropped from an airplane moving horizontally with a speed of 600 km per hour. Air resistance negligible है, bomb will reach the ground 5 सेकंड में है। Approximate altitude क्या होगा of the plane? अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है, याद रखिएगा। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ाया हुआ है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो v0 है, जो कि उस समय दी हुई है कितनी, 600 किलोमीटर पर आवर। और इसमें चलते हुए अगर कोई बॉम्ब ड्रॉप करे तो वो यूं जाके जमीन पर गिरेगा। क्या ख्याल है, जितनी देर में यहां से गिरेगा एग्जैक्टली उतनी देर में यहां से यहां पर भी आएगा। ये सारी कहानी थ्योरी में हमें समझाइए। तो ये हाइट है h, तो यहां से यहां आने का जो टाइम है उसका मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, वो है अंडर रूट जो भी हाइट है उसको डिवाइड करते हैं 4.9 से। एग्रीड। तो इस दफा वो कह रहा है हाइट बताओ, जबकि वो कह रहा है यहां से यहां, या कह लो यहां से यहां, एक ही बात है। जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 5 सेकेंड। ऐसे ही है, यस। तो ये हाइट बताना कोई मसला नहीं है। मैं रूट हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लगाना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर लगाने का पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 4.9 डिवाइड है, वहां जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास h आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 5 समझ लूँ तो 125, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 125। सो माय आंसर इज 125 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट वन। A ball is thrown with horizontal velocity of 6 meter per second from the top of a building. What is the horizontal velocity after 3 seconds of its flight? दोबारा प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है। जब हम किसी चीज को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, इसी की मिसाल ले लो जो बनाया हुआ है, तो जब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो सारी की सारी इनिशियल का x कंपोनेंट होती है, v0 x के बराबर होती है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, बी केयरफुल। तो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, जितनी देर भी वो चलता रहा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी। तो जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, जो इनिशियल होती है वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाती है ना। तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी इसने क्वेश्चन में आपको कितनी दी हुई है, 6 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, जितने सेकंड बाद बात कर लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चूंकि तब्दील नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, तो 3 सेकंड बाद भी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड रहेगी। सो हमारा जो आंसर है वो है 6 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट वन 33। लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब तक रट्टा लग जाना चाहिए। ट्रांसवर्स होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन द मून इज 1/6। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की वैल्यू चांद पे 1/6 होती है अर्थ की ग्रेविटी का। What would be the period on the moon of a simple pendulum which has a time period of 1 second on earth? एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जमीन पर 1 सेकंड है। ठीक है, ये है ऐसी बात कि ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। और वो कह रहा है कि जनाब हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ये है। व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ द मून, पीरियड ऑन द मून। अच्छा, चांद पे टाइम पीरियड मालूम करना है। चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये जो टाइम पीरियड है इसको TM कह देते हैं। टाइम पीरियड क्या है, मून पे। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन, और ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी का डिवाइडेड बाय 6। ये 6 जो डिवाइड हो रहा है ये ऊपर चला जाएगा यहां से हट के। इतनी मैथ्स तो मेरे ख्याल अब तक समझ में आ गई होगी। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो चीज है मेरे पास, ये क्या बन जाएगी, ये 6 रूट से बाहर आके हो जाएगा अंडर रूट 6। सही है ना, ये रूट 6 पर अलग लगा दिया, और बाकी 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G एज इट इज। क्या ख्याल है, ये सारी चीज क्या वही टाइम पीरियड नहीं है जो कि जमीन पर है? तो अंडर रूट 6 और जमीन पे जो टाइम पीरियड इसने 1 सेकंड दिया हुआ है। देखे ना, वो कह रहा है ना कि व्हाट वुड बी पीरियड ऑन द मून ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच हैज अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड ऑन अर्थ। अर्थ पे जो टाइम पीरियड है पूरा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G, ये कितना है हमारे पास, ये 1 सेकंड है।
ओके, इसको ऐसे कर लिया। तो टाइम पीरियड मून पे कितना हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो √6 ही रहेगा, तो √6 सेकेंड, टाइम पीरियड सेकंड्स के अंदर होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, √6 सेकंड्स। ओके, 35 डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल, ये भी रट्टे लग चुके होंगे आपको। नेक्स्ट वन 36, a car carrying a total mass m moving with a velocity v, if its velocity is double and the mass is dropped to half the previous mass, what will be the effect on kinetic energy? kinetic energy क्या होगी मुझे बताइए। अगर हम kinetic energy फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी पे स्क्वायर है, सो वो कह रहा है अगर हम इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, वेलोसिटी को डबल करें तो kinetic energy 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम, और mass is dropped to half, और mass को आपने हाफ किया है, तो मैस हाफ किया तो काइनेटिक एनर्जी मजीद ज्यादा हो जाएगी। तो वो कह रहा है क्या, रिमेन्स द सेम, इंक्रीज ओवरऑल, डिक्रीज ओवरऑल, बिकम जीरो, नहीं जनाब इंक्रीज हो जाएगी ना, इंक्रीज ओवरऑल। ठीक है, वैल्यू क्या है वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है ज्यादा होनी है कम होनी है, बताओ, या उतनी देनी है, तो हमने कहा ज्यादा होनी है। 37, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 ब्राइट फ्रिंज कंसेक्यूटिव, एक के बाद जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज आती है या एक के बाद जो दूसरी डार्क फ्रिंज आती है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एल अपॉन डी, लैम्डा एल अपॉन, हाँ बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन ही दुरुस्त ऑप्शन है, लैम्डा एल अपॉन डी। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव ब्राइट या 2 कंसेक्यूटिव डार्क, एक ही बात है। नेक्स्ट वन है हमारे पास 38 में कह रहा है मूवेबल मिरर ऑफ द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज डिस्प्लेस। अच्छा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के मिरर को हमने डिस्प्लेस किया, तो पहले माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा एक्स बराबर है m लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स हमें कितना दे रहा है, 0.01 इज इक्वल टू, ठीक है, ये डिस्प्लेस किया, एंड 400 फ्रिंजेस, कितनी फ्रिंजेस हैं, 400 फ्रिंजेस हमें मिली, पासिस कर रही है रेफरेंस पॉइंट से, वेवलेंथ कितनी होगी मेरा ख्याल है निकाल लोगे, ये कितना हो जाएगा 200, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू लैम्डा। मेरा ख्याल है कैलकुलेटर में रख के आप इसको कर लेंगे कि ये कितना आता है, या बल्कि 1 मिनट रुके मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये मेरे पास आ रहा है इसको, ये मेरे पास आ रहा है 5 × 10⁻⁻5, बल्कि नहीं 1 मिनट रुके, क्योंकि ये जो है ना 0.01 ये अगर आप देखें क्वेश्चन में, सॉरी जल्दी में गलती हो गई, ये 0.01 मिलीमीटर लिखा हुआ है, मिलीमीटर, और हमें ये मीटर में चाहिए होता है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। ठीक है, ये जरा दुरुस्त कर लीजिएगा, 0.01 एक्सपोनेंट -3, सो -3, ये -8 हो जाएगा, अभी हो जाएगा -8। ठीक है, सो ये अच्छा हुआ नजर आ गया, सो ये हो जाएगा हमारे पास -8। सो मेरा आंसर है जनाब, देख लेते हैं अभी, 5 एक्सपोनेंट -8, 5 एक्सपोनेंट मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर नहीं। अच्छा, अगर मैं इसको क्या कर सकता हूं, अगर मैं पॉइंट 2 डिजिट को राइट पे मूव करूं, यानी 5 है ना, यहां पर पॉइंट है, अगर मैं 2 0 लगा के पॉइंट 1 और 2 मूव करूं, तो चूंकि पॉइंट राइट पे जा रहा है तो पावर नेगेटिव में इंक्रीज होगी, सो -8 की जगह -10 हो जाएगा, तो पॉइंट जब 2 डिजिट आगे चला गया तो अब पॉइंट यहां पर आ गया, सही है। सो ये हो जाएगा 500, और 10 की पावर -10 को क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। सो 500 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर होगा, राइट। सो ये इसने इसको चेंज करके ट्रिकी टाइप का आंसर दिया हुआ था, बट हमें पता चल गया। विच इज नॉट द बेसिक SI यूनिट, SI यूनिट 7 बेसिक SI यूनिट है, याद कर लो, खुद ही मालूम हो जाएगा, किलोग्राम, एम्पेयर, केल्विन, जूल्स। जूल्स हमारा बेस यूनिट नहीं होता। 40, when the angular velocity increases, जब angular velocity increase करती है, डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी जब इंक्रीज करती है तो अल्फा और ओमेगा दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, मतलब पैरेलल। ठीक है, तो आंसर होगा पैरेलल। अब इसको दूसरी तरीके से भी समझ लो, अगर वो कह रहा है कि when the angular velocity decreases, तब क्या होगा, अल्फा और ओमेगा ऑपोजिट, यानी एंटी पैरेलल। ठीक है, ये भी जरा मालूम होना चाहिए। 41 कह रहा है कि a body of mass 1 kg is dropped from the top of a 50 meter high tower, तो कह रहा है कि its kinetic energy 10 मीटर below the top will be, तो kinetic energy कितनी होगी 10 मीटर नीचे आने के बाद। तो पहले हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें जरा इसको समझने में आसानी हो कि क्या रहा है हमें। देखो, हमसे कुछ ऐसे कह रहा है कि ये एक टॉप है
और ये पूरा कितना है 50 मीटर का है हमारे पास। यहां से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया और जब बॉल यहां तक पहुंच गई, ठीक है, तो कितना नीचे आ गई बॉल आ गई हमारे पास 10 मीटर बिलो द टॉप से 10 मीटर नीचे आ गई। तो वो कह रहा है यहां पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है का मतलब ये कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो यहां जो वेलोसिटी है अगर वो मुझे पता हो, मैं इस पे स्क्वायर करूंगा, मल्टीप्लाई बाय m करूं और हाफ करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या कहते हैं? तो यहां वेलोसिटी क्या होगी, जब भी किसी चीज को हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास 0। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये है वो vf, ये मुझे मालूम करना है। तो अगर ये vf मालूम हो जाए यहां पे, यानी जब छोड़ा तो 10 मीटर के बाद वहां पे जो फाइनल वेलोसिटी वो यहां पुट करनी है मैंने। तो इसको करने का कोई मसला नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल मालूम करना है, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या 2gs = vf² - vi² नहीं यूज कर सकता मैं? इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो खत्म हो गया हमारे पास, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा 2g की वैल्यू 9.8, s की वैल्यू कितना है, डिस्टेंस हमारे पास 10 और रूट के साथ, तो ये मेरे पास आ गया vf। बल्कि vf² करता हूं, रूट यहां से हटा देता हूं इसलिए कि पूरा vf² यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। सो 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई करो 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है 196। तो ये मेरे पास हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू, मैथ कितना है, मैथ ऑफ 1 kg, और vf² मेरे पास है 196। तो 196 को 2 से डिवाइड कर लो तो कितना बन जाता है, मेरा ख्याल है 98 बनना चाहिए, 9, तो ये हो जाएगा 18, तो 16, 2 8 = 16, 98। तो ये हो जाएगा 98 और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है हमारे पास जूल। सो 98 जूल इज द आंसर। सो एक मिनट रुकिएगा, 98 किधर है, 98 है, हाँ यस, ऑप्शन डी 98 जूल्स। ओके, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। If the object is beyond 2f in converging lens, convex lens, then the image, अगर रे डायग्राम याद है तो beyond 2f है तो between f and 2f है। तो आपको याद होगा हमने आपको समझाया था अगर 2f पर है तो इमेज 2f पे बनेगा, ऑब्जेक्ट 2f पे। इस तरीके से बात की थी कि अगर ये है हमारे पास f और ये हमारे पास है 2f, तो इधर भी f और ये रहा 2f हमारे पास, ठीक है। सो अगर ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f पे बनेगा, सेम साइज होता है। और अगर बियॉन्ड 2f हो, यानी इसको 2f से मैं जरा परे हटा दूं, पीछे हटा दूं, तो अब ये 2f पे नहीं बल्कि f और 2f के बिटवीन कहीं बनेगा। तो चूंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है, तो पहली बात तो ये कि ये कौन सा इमेज हुआ, रियल इमेज हुआ। फिर चूंकि जब 2f पे होता है और 2f पे बनता है तो वो सेम साइज होता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, इमेज जितना लेंस से करीब आता है उतना डिमिनिश, छोटा होने लग जाता है, और जितना इमेज दूर जाता है उतना मैग्नीफाई होता है। चूंकि ये लेंस के करीब आ गया तो ये स्मॉल साइज होगा। तो ये रियल है, स्मॉल साइज है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, रियल इन्वर्टेड भी होते हैं, यस, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन 100% दुरुस्त है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। रियल इरेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारे पास, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट होता है लेकिन मैग्नीफाइड नहीं है हमारे पास, और वर्चुअल इरेक्ट स्मॉल साइज नहीं, इरेक्ट तो है नहीं, तो मेरा पहला ऑप्शन इज द दुरुस्त ऑप्शन। ओके, सो दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ दीज एमसीक्यूज। ये भी काफी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज है, इससे पहले वाले एमसीक्यूज वीडियो की तरह। सो स्टिल इफ यू फील कि आपको कोई चीज पूछनी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस इज कमेंट एंड दिस इज थम अप। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, और फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।